से सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम और मोहब्बत का पाठ पढ़ाने वाले सबसे पहले अगर रोशनी मुझे कोई दिखती है तो वो तथागत बुद्ध की दिखती है, और वहां से ये पूरी लड़ाई शुरू होती है। उन्होंने सबसे पहले शुरुआत में ये बात कही कि इंसान इंसान बराबर होने चाहिए, और उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो मुझे बहुत प्रिय लगती है। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने इतिहास को याद करते हुए अपने वर्तमान चुनौतियों से भी आपको जोड़ने की कोशिश करूं, क्योंकि आज अगर हम चुनौती नहीं समझ पाए और इस मुल्क में अपने बहुजन समाज के सामने जो चुनौतियां उसको समझकर लोगों को समझा नहीं पाए, तो फिर हम ये बात जरूर कर लेंगे कि हमारे पुरखे लायक थे तो हमें यहां तक पहुंचा गए, और हमारी आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हम जो पुरखों से हासिल था उसे बचा भी नहीं सके। इसलिए अपने पुरखों को याद करते हुए आज की चुनौतियों से भी लड़ना और उसे समझना जरूरी है। मेरा विषय आज के इस बातचीत में लिखा गया है, फूले शाहू अंबेडकर आणि आजच्या ओबीसी समाज मंडल कमीशन व ओबीसी जनगणना। मैं अपने विषय पर आने के पहले एक बात कह रहा हूं। मैं क्यों तथागत बुद्ध को याद करता हूं? क्योंकि तथागत बुद्ध ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी, और याद करिए, आज से लगभग 2500 साल पहले उन्होंने कहा कि जब ये सारे इंसान बराबर, तो इन इंसानों के ऊपर कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, सब यहीं के हैं। यहीं का प्रज्ञाशील करुणा, विवेक और इन सब से निकली हुई वैज्ञानिक तार्किक चेतना, उसके जरिए उन्होंने समझाया कि इसके बाहर कोई नहीं। यहीं के लोगों ने हमें बांट करके कर्मकांड और अंधविश्वास में फंसाया है। तथागत बुद्ध से उनके लोगों ने पूछा कि आपका असली पैगाम क्या है? तथागत बुद्ध ने कहा, और ये मेरा सबसे प्रिय वाक्य है, कि किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कुछ लोग कह रहे हो तो सच मत मान लेना, ढेर सारे लोग कह रहे हो तो सच मत मान लेना, जो तुम्हें सच लगे वही सच मानना। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए मैं कह रहा हूं, सबसे पहली रोशनी आइडिया ऑफ इंडिया की तथागत बुद्ध है, और वहां से उन्होंने इंसानियत का पाठ इस मुल्क को पढ़ाया। ये एक युद्ध का दौर है साथियों। एक तरफ उनकी विचारधारा है, जिनका नाम लेने से भी मैं इस मंच को हल्का नहीं करना चाहता, आप सब जानते हैं, और एक विचारधारा हमारी है जिसको हम शान से याद कर रहे हैं, और उसकी पहली मशाल तथागत बुद्ध थे। और बुद्ध के खिलाफ युद्ध किसने छेड़ा? आपने चूंकि ओबीसी वाले मुद्दे पर मुझे जोर देकर बोलने को कहा है, और ऐसे वक्त में कहा है जब इस देश का प्रधानमंत्री भी खुद को ओबीसी ही कहता है, तो मैं उसका फायदा उठाऊंगा और मैं ये सवाल पूछूंगा कि अगर अमेरिका में जाके इस देश के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ता है कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश हैं, तो हम यहां से सवाल पूछते हैं कि इस मुल्क के प्रधानमंत्री बताएं कि इस मुल्क में वापस लौटकर वो क्यों युद्ध बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। उन्हें विदेश में बुद्ध याद आते हैं और यहां के बुद्ध को खत्म करना चाहते हैं। कैसे? इतिहास में भी दर्ज है कि बुद्ध के खिलाफ युद्ध किसने छेड़ा था। फिर भी वो विचारधारा वापस खड़ी होती है। और मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाता हूं, और महाराष्ट्र की जमीन पर खड़ा हूं, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम से होते हुए जो दूसरी सबसे बड़ी मशाल मुझे महात्मा कबीर की याद आती है। कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, चोखा मेला, बसवन्ना, वो एक क्रांति का दौर था जिन्होंने फिर से इस पूरे मुल्क को ही नहीं दुनिया को कहा कि इंसान इंसान सब बराबर हैं।
काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो दूसरी तरफ कहा कि पाथर पूजे हर मिलें तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोन राह न पाई। आप इस अपने इतिहास को जानिए। और मैं जानता हूं कि ये इस पंडाल में यहां जितने लोग आए हुए हैं वो तो जानते हुए लोग हैं। देखिए भाई, कुछ आलोचना भी मैं करूंगा। इस पंडाल में या इस सभागार में जितने लोग हैं, इनकी औसत उम्र अगर आप निकालेंगे तो कितनी होगी? अधिकांश लोग 50 साल और उसके ऊपर के हैं। नौजवान कहां हैं? और अगर नौजवान इस बहुजन समता पर्व में नहीं है तो खबरदार और चौकन्ने रहिए, कहीं कोई ऐसे लोग, ऐसी ताकतें आपके घर के बच्चों को किसी धार्मिक जुलूस में शामिल करके किसी मंदिर मस्जिद के झगड़े में तो इस्तेमाल नहीं कर रही है। और अगर हम उन्हें यहां नौजवानों को नहीं शामिल कर पाए तो अगली पीढ़ी को हम बताएंगे कैसे कि आपका इतिहास क्या है। और उस इतिहास में कबीर साहब ने एक सवाल पूछा था, माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुख माई, और मनवा तो 34 फिरे यह तो सुमरन नाई। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मेरा पुश्तैनी गांव उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में जानते हैं ना इस समय राम राज्य आया हुआ है। आपके यहाँ महाराष्ट्र में तो सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन बहुत मजबूत है। मैं दूसरी बार चंद्रपुर आया हूं। पिछली बार ओबीसी महिलाओं के साहित्यिक सम्मेलन में आया था और इस बार बहुजन समता पर्व में। तो आपके बीच में जब मैं आता हूं तो लगता है कि इस मुल्क में सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों का बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। और कल है बाबा साहब की जयंती। एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं इस चंद्रपुर की जगह से, कि जश्न और जयंती में कल लाखों लोग इस मुल्क की सड़कों पर होंगे। इस मुल्क की सड़कों पर रैलियां निकाली जाएंगी, शोभा यात्रा निकाली जाएगी, और लाखों लाख लोग जो डॉक्टर अंबेडकर को अपना नायक मानते हैं वो इस मुल्क की सड़कों पर होंगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि उनमें से सारी पुलिस हटाकर देख लेना, एक पत्थर और एक उत्तेजक नारा भी पूरे देश में कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि अंबेडकर को मानने वाले लोग कभी हिंसा नहीं करते, वो मोहब्बत का पाठ पढ़ाने निकलेंगे। और इसी मुल्क में आप जाकर पूरे देश में देखिए, और मेरे उत्तर प्रदेश बिहार में धर्म के नाम पर जो रैली निकाली जा रही है उसमें रोज दंगा हो रहा है। ये कैसा धर्म का देश आप बनाना चाह रहे हैं? और तब मैं वापस अपने इतिहास को याद कर रहा हूं, और इस पंडाल से इस बात को बाहर ले जाने की और उन नौजवानों को बताने की जरूरत है कि बुद्ध के बाद मैंने कबीर का अगर जिक्र किया तो वो इसलिए किया कि कबीर साहब ने इस विरासत को समझा था कि ये धर्म के नाम पर लड़ाने वाले लोग आपके बच्चों से आपका हक छीन रहे हैं। वो चोर चोरी करने जब आता है तो कहता है ना, कौवा कान लेके भाग गया, तो आपकी अविवेकी भीड़ तुरंत कौवे के पीछे चली जाती है। हमने अगर विवेक और चेतना संपन्न नहीं किया, और जिन पुरखों को हम याद करते हैं उन्होंने हमें प्रज्ञाशील करुणा और बुद्धि विवेक दिया कि कोई अगर झूठ से दूसरी तरफ दिखाए तो सच से अपने सच और हक की तरफ देखना। उन शख्सों का नाम है फूले, अंबेडकर और पेरियार। उन्होंने सच से हमें रूबरू कराया, और वो सच से रूबरू कराने का इतिहास कबीर साहब का भी है। और कबीर साहब ने कहा कि तुम कत बाभन हम कत सूद, और हम कत लोहू तुम कत दूध। एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा। तो जो एंटी कास्ट मूवमेंट तथागत बुद्ध के यहां से चला था, वो एंटी कास्ट मूवमेंट 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में इस आइडिया ऑफ इंडिया में फिर से एक आकार लेता है। वो क्या कहते हैं वहां कि भाई पूजी विप्रशील गुणहीना। रामचरितमानस वाला विवाद आप लोग सुने कि नहीं? उत्तर भारत में आजकल रामचरितमानस वाला एक विवाद चल रहा है, और उस विवाद में एक सवाल पूछा गया है कि ये क्यों कहा गया कि पूजी विप्र। विप्र मतलब जानते हैं कि नहीं? विप्र मतलब ब्राह्मण, और ब्राह्मण के लिए क्या कहा गया? मुखस्य जायते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय। दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होते हैं, ये ऐसा अकेला देश है जहां कोई मुख से पैदा हुआ, कोई भुजाओं से पैदा हो गया।
अगर इस देश के प्रधानमंत्री को ये बातें बतानी ही है बाहर विदेशों में जाकर, तो उनको जाकर बता दें कि भाई तुम लोग हमसे बहुत पीछे हो, हमारे यहाँ कोई मुख से कोई भुजाओं से भी पैदा होता है। भाई आप जाके अपनी वाहवाही लूटिए, शेर पाला है, लेकिन आप नहीं बता सकते ये सारी बातें, क्योंकि इस बातों पर दुनिया वाले हंसेंगे। और हम आपसे सवाल पूछने, हमारे पुरखों ने आपसे सवाल किया और उन्होंने कहा कि तुम कैसे कहते हो कि पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा। तब हमारे पुरखे रविदास ने कहा कि पूज्य चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। और ऐसे आइडिया ऑफ इंडिया में हम अपने इतिहास को अपनी नई पीढ़ी को जानने देना चाहते हैं, और उस इतिहास के खिलाफ फिर मूवमेंट खड़ा हुआ। और तीसरा दौर जब मैं देखता हूं तो वो दौर है महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले का। और फूले साहब को जब मैं पढ़ता हूं, जानने की कोशिश करता हूं, तो एक किस्सा मुझे याद आता है कि फूले साहब, पढ़ाई छूट गई, लोग जब पढ़ने जाते थे फूले साहब तो उनके घर पे जाकर के पिता को समझा दिया कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है, क्योंकि जो घर पे ब्राह्मण आते थे उनसे वो तर्क करते थे। पढ़ाई छोड़वा दी। फिर दो लोग मिले, उन्होंने फिर से फूले साहब का नाम लिखवाया, पिताजी को समझाया। फूले साहब ने पढ़ाई की, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन की किताबें पढ़ी, ज्ञान विज्ञान को पढ़ा समझा, और उसके बाद एक किताब कायदे की लिख दी, गुलामगिरी, कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेड़ियां वो खुद ब खुद तोड़ लेंगे। और इसलिए महात्मा फूले ने कोशिश क्या की, वो 18वीं शताब्दी का दौर, और महाराष्ट्र के लोगों, हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में दो नवजागरण पढ़ाया जाता है, एक बंगाल का नवजागरण और दूसरा महाराष्ट्र का नवजागरण। बंगाल के नवजागरण को ऐसे पढ़ाया जाता है कि जैसे सबसे प्रमुख वही है, और महाराष्ट्र के नवजागरण को इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि महाराष्ट्र के नवजागरण ने सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो इस देश का था, एंटी कास्ट मूवमेंट का सवाल था, उसको एड्रेस कर रहा था। इसलिए आइडिया ऑफ इंडिया में महाराष्ट्र के नवजागरण को बाहर कर दिया गया, फूले साहब को सिलेबस में नहीं रखा गया, बाबा साहब की किताबें नहीं पब्लिश कराई गई। और ये आखिरी बात इस पूरे आइडिया ऑफ इंडिया की मेरी है कि जब फूले साहब ने शिवाजी पर लिखा शिवाजी का पंवाड़ा, किसान के ऊपर लिखा किसान का कोड़ा, और उससे आगे बढ़कर के तृतीय रत्न से लेकर के तमाम किताबें लिखी और क्रांति का आगाज किया, दुनिया में सोने की चिड़िया कहकर के अपने पीठ थपथपाने वाले लोग, इस मुल्क को आज एक धर्म के रंग में रंगने वाले लोग मेरी इस बात का जवाब दें कि फूले साहब और उनके साथ में पहले उन्होंने सावित्रीबाई फूले को तैयार किया, पढ़ाया लिखाया, और उन दोनों ने मिलकर जब पहला स्कूल खोला तो उस स्कूल खोलने के खिलाफ कौन लोग खड़े थे? कौन थे जो सावित्रीबाई फूले पर पत्थर फेंक रहे थे? कौन थे जिनके कहने पर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को घर से निकाल दिया गया? पिता को किसने भड़काया कि या तो तुम अपना स्कूल चुनो या अपना घर चुनो? महात्मा फूले ने अच्छा पुत्र होना नहीं चुना, उन्होंने अपने इस आइडिया ऑफ इंडिया को एक अच्छा शिल्पकार होना चुन दिया, घर छोड़ दिया और अपने स्कूल की लड़ाई को आगे बढ़ाया। वो है आइडिया ऑफ इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। और अगर वो स्कूल न खुला होता, अगर वो पत्थर सावित्रीबाई फूले ने न सहा होता, तो आज हम जैसे लाखों लाख नौजवान इस मुल्क के निजाम के सामने खड़े होकर आंख में आंख मिलाकर ये नहीं कह रहे होते कि इस वक्त के निजाम और हुक्मरान बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार के सपनों का भारत नहीं बनने देना चाहते। हमारे पुरखे लायक थे, इसलिए हम यहां खड़े हैं।